ओके, तो देखो, एटम इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये बात किसने बोली थी? डाल्टन ने। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने बोला था एटम जो है वो क्या होते हैं? इनडिविजिबल जिबल और इनडिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब क्या हो गया कि एटम को तो आप तोड़ सकते हो, है ना, या डिवाइड कर सकते हो। यानी एटम को फर्दर छोटे पार्ट्स में, छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना काफ़ी मुश्किल है, यानी आप उसको कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर आ जाओ, देखो एटम के अंदर जो है ना कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, है ना। एटम के अंदर कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं? 3। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये जो 3 पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है एटम जो है वो डिस्ट्रक्टिबल है और उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। तो ये जो तीनों है ना, इनको क्या क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फ्री पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स। अभी देखो, सवाल ये ऐसा आ सकता है, एटॉमिक मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी? जितने सारे एटॉमिक मॉडल हैं, पहले तुम देखते कौन कौन सा मॉडल पढ़ेंगे। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। फिर इसके बाद आएगी रुदरफोर्ड की मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल। फिर मॉडर्न में हम जाएंगे बोर मॉडल। ठीक है, ये 3 तो पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, तो बेसिकली ये जो तीनों मॉडल्स हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? यानी जितने भी फिजिसिस्ट थे या केमिस्ट थे, एटम की मॉडल दे क्यों रहे थे? इसके पीछे रीजंस ये है कि एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या कह लो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, इस बात को जानने के लिए एटॉमिक मॉडल इन लोगों ने दी थी। ठीक है, तो एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं, इस बात को जानने के लिए एटॉमिक मॉडल की जरूरत पड़ी। थॉमसन्स पहला क्या था? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन्स की जो एटॉमिक मॉडल थी वो किस तरह थी? वो क्रिसमस केक की तरह थी, क्रिसमस केक की तरह थी, है ना। इन्होंने क्या बोला, थॉमसन्स ने, जो एटम होती है ना उसमें पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। तो मैं यहाँ पे एक स्फीयर बना देता हूँ, ये देखो, है ना। इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, इसका चार्ज दे देता हूँ। ये पूरी की पूरी स्फीयर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और इन्होंने कहा इस स्फीयर में, इस सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होते हैं?
एम्बेडेड होते हैं, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स embedded in it। यहाँ पॉजिटिवली चार्ज रेसिपिएंट। तो थॉमसन्स ने बोला जितनी पॉजिटिवली चार्ज होती है उतनी ही नेगेटिव चार्ज होती है। इससे क्या हो गया, इससे एटम जो है वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो अगर सवाल ऐसा आ जाए एटम न्यूट्रल क्यों होता तो क्या बोलोगे, क्योंकि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू इक्वल होती है, इसलिए एटम जो है वो न्यूट्रल होते हैं। इसी सवाल को दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकता है, एक एटम में नेट चार्ज या फिर टोटल चार्ज क्या होती है। तो इसका आंसर होगा एक एटम में नेट चार्ज या टोटल चार्ज 0 होती है। अभी तक जो सीखा है ना, इसी को कंबाइन करके ऐसा आपसे सवाल पूछ सकता है, थॉमसन्स ने क्या सजेस्ट किया था, या थॉमसन्स की सजेशंस बताओ, डिस्क्राइब थॉमसन्स सजेशंस। तो आप बोलोगे एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू इक्वल होती है, इसलिए एटम न्यूट्रल होती है। बस इतनी बातें जो हैं वो थॉमसन्स की सजेशंस थी। तो वो कौन सा साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था, जिसने एटम की न्यूट्रल होने की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले दी थी। तो इसका भी आंसर क्या होगा, थॉमसन। किस साइंटिस्ट ने एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड अपनी पहली मॉडल दी थी। आंसर जे थॉमसन। अब आते हैं रुदरफोर्ड के मॉडल में। मैं डाल देता हूँ रुदरफोर्ड। पहले तो उसकी एक एक्सपेरिमेंट थी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसका नाम था रुदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, दोनों बोल सकते हो। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या पूरा भी बोल सकते हो, रुदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मैं इतना ही लिखता हूँ, काम चल जाएगा। ओके, तो रुदरफोर्ड ने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। तो रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को जानने के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल की सोर्स ली, है ना। समझो यहाँ पे ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल की। ओके, मैं लिख देता हूँ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, करेक्ट। ओके, यहाँ से फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल निकलती है और यहाँ देखो मैं गोल्ड फॉइल डाल रहा हूँ। ओके, ये जो गोल्ड फॉइल है इसकी थिकनेस जो है 1000 एटम की थिकनेस के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से मैं रेड कलर से अल्फा पार्टिकल डिनोट करता हूँ। यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगी और गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करेगी। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या होगी, सीधी निकल जाएगी।
बिना किसी डेविएशंस के, है ना। थोड़े से अल्फा पार्टिकल बैंड हो जाएंगे एंगल के साथ इस तरह से, ओके। थोड़े बहुत कम लार्जर एंगल के साथ इस तरफ बैंड करेगी, ये लार्जर एंगल के साथ। और 12,000 में से एक, इसको मैं रेड से करता हूँ, 12,000 में से एक क्या होगी, वो रिटर्न हो जाएगी। एक सेकेंड, थोड़ा ग्रीन टच, वो क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते में, ओके। तो अब फिर से इसको देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का यूज किया था। गोल्ड फॉइल को उन्होंने क्यों चुना था? गोल्ड फॉइल को इसलिए चुना क्योंकि वे चाहते थे जितना ज़्यादा हो सके उतना पतला फॉइल बने, और इसके लिए गोल्ड जो थी वो सुटेबल मटेरियल थी। हालांकि अगर गोल्ड के अलावा प्लैटिनम वगैरह भी वो चुनते तो भी रिजल्ट सेम ही आना था, लेकिन अगर लाइट मटेरियल चूज करते तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि लाइट मटेरियल की न्यूक्लियस उतनी हेवी नहीं होती है, तो इस वजह से अल्फा पार्टिकल जो है उसको डेविएट कर देगी उसकी पोजीशन से। ठीक है, तो अभी यहाँ देखेंगे ये अल्फा पार्टिकल होती क्या है। बेसिकली अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम न्यूक्लियस है, ओके। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब क्या है, हीलियम एटम से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों के दोनों बाहर निकल गए तो क्या हो जाएंगे, हीलियम 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी इसके पास, यानी डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल की जो मास होती है वो 4 यूनिट होती है, यानी जितनी एक हाइड्रोजन की मास होगी लगभग उसकी 4 गुना। और अल्फा पार्टिकल जो चार्ज होती है वो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है, यानी 2 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होती है। अल्फा पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा हेवी होता है, लगभग 4 टाइम्स। इसलिए इसके पास बहुत सारे क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी होंगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। आगे देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ। रदरफोर्ड की कंक्लूजन्स को देखते हैं, है ना। रदरफोर्ड क्या कंक्लूड किया है उसको देखना है। तो सबसे पहले देखो, एटम जो थी गोल्ड की, है ना, गोल्ड की एटम से क्या होती है, लगभग सारी की सारी अल्फा पार्टिकल पास कर जाती है ना, बिना किसी डेविएशंस के, है ना। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास कर जाती है बिना किसी डेविएशंस के। तो इसलिए रदरफोर्ड ने क्या बोला, एटम की जो मैक्सिमम स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है। एटम की मैक्सिमम स्पेस क्या है, एम्प्टी है, खाली जगह है ना। फिर उन्होंने क्या देखा रदरफोर्ड ने, कि जो एटम के अंदर लगभग 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स क्या होती है, अपनी जिस डायरेक्शन में आ रही थी उसी में रिटर्न चली जाती है, यानी रिबाउंड हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो एटम के सेंटर में एक डेंस मटेरियल है, एटम के सेंटर में क्या है, एक डेंस मटेरियल है। डेंस मटेरियल नहीं बोल सकते हो, डेंस रीजन बोल सकते हो। डेंस रीजन है, डेंस एरिया है, जहाँ एटम की सारी मास कॉन्सेंट्रेटेड होती है। और ये जो डेंस मटेरियल है, फिर मैं मटेरियल बोल रहा हूँ, ये जो डेंस रीजन है, इस रीजन की चार्ज क्या होती है,
पॉजिटिव होती है, ये चार्ज्ड होती है और पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, लगभग 12,000 पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न हो जाती है, यानी 180 डिग्री पे वापस चली आती है। इससे पता चलता है कि एटम जो है उसकी जो सेंटर है उसमें एक छोटी सी रीजन्स है जहां एटम की सारी मास कॉन्सेंट्रेटेड होती है, और ये जो रीजन्स है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं। इसकी वॉल्यूम भी काफ़ी कम होती है। इसी छोटी सी रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये जो छोटी सी रीजन्स है इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और रदरफोर्ड ने क्या बोला? जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो एटम की रेडियस से लगभग 10⁵ टाइम्स छोटी होती है। ये भी याद रखनी है, जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो एटम से 10⁵ टाइम्स छोटी होती है। तो रदरफोर्ड का मॉडल देखते हैं वापस से। रदरफोर्ड मॉडल है ना, क्या है देखो। फर्स्ट, एटम का सेंटर पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। जो एटम है उसकी जो सेंटर होती है वो क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है ना। और इसी सेंटर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ओके। और इसी में क्या होता है? एटम की सारी मास कॉन्सेंट्रेटेड होती है। फिर इन्होंने क्या बोला रदरफोर्ड ने? जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में चक्कर काट रही होती है ना, रिवॉल्व कर रही होती है। न्यूक्लियस का साइज एटम की साइज से बहुत ही कम होता है, नियरली 10⁵, 1,00,000 गुना कम होता है, ऐसा रदरफोर्ड ने बोला। अब देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखो, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग बीच में न्यूक्लियस है और ऑर्बिट में जो सर्कुलर पाथ है उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रही है। मैं रेड कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन घूम रही है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? एक्सेलरेट कर रही है ना। ये क्या हो रही है? एक्सीलरेट हो रही है। और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होती है तो वो क्या इमिट करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगी तो क्या इमिट करनी चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है घटती जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी रेडिएशंस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब घटेगी तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो क्या होगा? छोटा होता जाएगा। ऐसे पहले रेडियस थोड़ा छोटा होगा, फिर और छोटा होगा। इसी तरह कॉन्टिन्यूसली एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है फॉल कर जाएंगे, गिर जाएगी। कहाँ? न्यूक्लियस में। और एटम जो है अनस्टेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, है ना। रदरफोर्ड के अनुसार अगर हम चलें तो एटम क्या हो जाना चाहिए? अनस्टेबल हो जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रही है और हमें पता है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन यानी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालते हैं। तो जैसे जैसे मूव करेगी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती जाएगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और अंत में वो क्या होगा? आके फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में। तो इससे एटम अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि एटम क्या है? स्टेबल है। तो ये जो स्टेबिलिटी है इसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था अपनी थियोरी में, अपने मॉडल में।